ओके, तो देखिए इस क्लास में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है। स्मॉल एफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस कॉन्सेप्ट को आगे बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आइडियल गैस होती है, ठीक है। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग पढ़ेंगे अभी, बट वी मस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और फिर इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ये बोलता है, डेफिनेशन सब लोग साथ में नोट करें। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट So it is defined as the number of independent orthogonal. It is defined as the number of independent orthogonal directions in which a molecule can store its kinetic energy, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, राइट। तो इस डेफिनेशन को एक बार नोट करिए, फिर और आगे बताते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर इट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इंडिपेंडेंट वर्ड तो मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म ही है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So it is defined as the number of independent orthogonal directions in which a molecule can store its kinetic energy. अच्छा, फिर इंटरनल एनर्जी वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीन टाइप्स की हो सकती है, तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल मोशन का, तो उसको हम लोग के ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का हो सकता है, तो उसको हम लोग के रोटेशनल बोलते हैं। और तीसरा काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल मोशन का हो सकता है, तो उसे हम लोग के ई वाइब्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो तीन अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं, तीन अलग अलग टाइप की काइनेटिक एनर्जीज हो सकती हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांजिशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। और इसीलिए तीन अलग अलग टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं। अच्छा, अब जहां तक इन तीनों मोशंस की बात है, ये बात आपको मैंने तीनों मोशंस का हल्का सा आइडिया दिया था कि किस किस मतलब कैसे इनको विजुलाइज करना है। तो जो ट्रांजिशनल मोशन है वो तो मतलब है जैसे मान लो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, लेट से, है ना। तो ये हाइड्रोजन का HH इसमें बॉन्ड बना हुआ है। तो ट्रांजिशनल मोशन का मतलब तो हो जाएगा कि ये स्पेस में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट मोशन स्पेस में मूव कर रहा है बेसिकली, है ना, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे 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 कैसे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये मोशन जो है वो कैसा है, ट्रांजिशनल मोशन है। अच्छा, फिर मूव करते करते मान लीजिए किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्योर रोलिंग वाले केस में, पहिए वाला केस, ठीक है। तो वो रोटेशनल मोशन भी साथ में हो सकता है। और तीसरा आपको मैंने बताया था कि वाइब्रेशनल मोशन क्या है, कि ये जो HH बॉन्ड है इसको आप मानो कि दो एटम्स के बीच में एक तरह से स्प्रिंग लगी हुई है, ये बॉन्ड स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, और साथ साथ उस स्प्रिंग के अबाउट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो एक ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और एक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वाइब्रेशनल वाला मोशन है, ठीक है, इस मोशन को अगर मैं एक बार के लिए वाइब्रेशनल मोशन का नाम दे दूं, तो ये जो वाइब्रेशनल मोशन है ये बहुत हाई टेम्परेचर्स पर जाकर ही एक्टिव होता है ना। ये बात हम लोग नोट करें कि वाइब्रेशनल मोशन इज एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है।
इज एक्टिव ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह के ऊपर जाकर के। एंड वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, हमें जब काइनेटिक एनर्जी की बात करनी होती है तो हमें वहां पर सिर्फ ट्रांजिशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही डिस्कस करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का जब वाइब्रेशनल मोशन एक्टिव ही नहीं है, कोई खास ज्यादा वाइब्रेशनल मोशन हो नहीं रहा है, तो उससे काइनेटिक एनर्जी भी कोई उत्पन्न नहीं होगी, ऐसी काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होगी कोई बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप जेई का सिलेबस भी देखोगे तो उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सक्लूडिंग द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हमें ये वाइब्रेशनल मोशन के बारे में टेक्निकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें डिस्कस नहीं करना होता है, लेकिन कभी कभी पैकेज में या कुछ बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे अलग से एक लाइन लिख दी जाएगी कि अज्यूम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव, ठीक है। इस तरह की आपको कुछ क्वेश्चंस में लाइन दिखेगी। जेईई के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा, बट हो सकता है कभी इधर उधर कुछ किताबों में, नवस्थी में या पैकेज में ही हम लोगों के ऐसा एक कुछ किसी क्वेश्चन में लाइन दिख जाए, अज्यूम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अज्यूम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव। ऐसा जब क्वेश्चन में अलग से बोला जाए तब हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसी से रिलेटेड ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं टॉपिक को खत्म करके आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया बस दे दूंगा, बट एज सच उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जेई में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक्टिव मानने वाला क्वेश्चन आपको आईआईटी के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये बात हो गई है ना, वाइब्रेशनल मोशन क्या है हम समझ गए, और वाइब्रेशनल मोशन से काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होती है, क्योंकि वो मोशन बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर ही एक्टिव होता है। मेनली क्या होता है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग सिर्फ ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में फिलहाल बात करने जा रहे हैं। टॉपिक को खत्म करके वाइब्रेशनल अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया जाए तो वाइब्रेशनल को तब जोड़ना होगा, वो कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट वो आईआईटी में कभी नहीं आएगा, आईआईटी में आपको जो पहले काम की बात है वो करते हैं। तो अब हम लोग कंसिडर करते हैं अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो जैसे लेट से हम लोग अगर बात करें सबसे पहले एक मोनो एटॉमिक गैस की, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस के पार्टिकल्स में खाली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम लोग एक मोनो एटॉमिक गैस के बारे में बात करें, ठीक है, तो आई एम श्योर मोनो एटॉमिक क्या है ये तो आप सब समझ गए हैं, जैसे हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। तो मोनो एटॉमिक का मतलब होगा कि एक छोटा सा पार्टिकल है ना, एक एटम है, सिंगल एटम है मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस का अगर हम मोशन एनालाइज करें, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर हम लोग मोशन एनालाइज करें तो एक बार जरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो ये सपोज करिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, राइट, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। और ये एक मोनो एटॉमिक गैस का कोई पार्टिकल, एक सिंगल एटम है, बना हम लोग बड़ा सा रहे हैं बट होता वो बहुत छोटा है, 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम में एटम का साइज होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके ट्रांजिशनल मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये एक मोनो एटॉमिक गैस का पार्टिकल है, तो अगर हम लोग इसके ट्रांजिशनल मोशन के बारे में बात करें तो इसका ट्रांजिशनल मोशन 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में हो सकता है ना। क्या क्या हो सकते हैं भाई, एक तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरा आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और तीसरा आपका हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांजिशनल मोशन 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में हो सकता है। जैसे फिजिक्स में आपने काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखा भी होगा किसी पार्टिकल का, ½ mvx² प्लस ½ mvy² प्लस ½ mvz², ठीक है। तो vx, vy, vz उसकी वेलोसिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 3 अलग अलग डायरेक्शंस हैं जिसमें वो अपनी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो कितने अलग डायरेक्शंस आए, 3, ठीक है।
तो इसीलिए मोनो एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। तो देयर आर 3 ट्रांजिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 अलग अलग डायरेक्शंस में इसका ट्रांजिशनल मोशन हो सकता है। इनफैक्ट किसी भी पार्टिकल का ट्रांजिशनल मोशन 3 डायरेक्शन में हो सकता है, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायएटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, जैसा भी हो, ट्रांजिशनल मोशन किसी का भी हमेशा 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में होता है। और इसीलिए सभी के ही ट्रांजिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हमेशा फिक्स हैं, वो 3 के बराबर ही होते हैं, हाफ mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। तो फॉर एवरीथिंग ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। नाउ अब हम इसके रोटेशनल मोशन के बारे में बात करें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आई एम श्योर आपने रोटेशनल मोशन चैप्टर जो फिजिक्स का है वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं रोटेशनल के को, वेयर आई रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई बच्चों क्या होता है? आई होता है सिग्मा ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा एम आर स्क्वायर, या कैलकुलस के फॉर्म में लिख दें तो इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाता है। अब तुम ये बात समझना कि ये एक छोटा सा एटम है ना, एक एटम की बात हो रही है, कोई क्रिकेट की बॉल या स्फीयर नहीं है फिजिक्स वाला। ये एक एटम की चर्चा हो रही है जिसका रेडियस 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉम्स में होता है एटम का साइज। ठीक है, तो अब ये एक छोटा सा पार्टिकल चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, चाहे एक्स के अबाउट रोटेट करे, या चाहे जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन से अगर ये मूव करते करते रोटेट भी कर रहा है तो उस रोटेशन से ऐसी कोई खास काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आई की वैल्यू बहुत छोटी है। आई की वैल्यू क्यों बहुत छोटी? क्योंकि आर बहुत छोटा है। तो मोनो एटॉमिक गैस, क्योंकि रेडियस बहुत कम होगा ना, एक एटम है ये 10 की पावर -10 मीटर का होगा, उसका स्क्वायर कर दोगे तुम 10 की पावर -20 हो जाएगा। तो I is going to be very small, and if I is small then rotational kinetic energy will also be very very small। ठीक है, तो उसके रोटेशन से ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मोनो एटॉमिक गैस के पार्टिकल के लिए हम लोग रोटेशनल वाला मोशन इग्नोर कर देंगे और सिर्फ कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे? ट्रांजिशनल वाला मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन से इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, और इसलिए इसके लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो गई 0। और वाइब्रेशनल तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसके बारे में चर्चा हमें करनी नहीं है। तो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये ध्यान रखना है कि टोटल, ठीक है, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज 3। मोनोटॉमिक गैस आप समझ गए होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो डायटोमिक है, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, रोटेशनल मोशन के बारे में बात करनी नहीं है, वाइब्रेशनल तो वैसे ही हमने चर्चा कर दी। रोटेशनल क्यों नहीं कंसीडर किया ये आपको मैंने बताया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डायटोमिक के बारे में। ठीक है, अगर आप कुछ नई 1-2 चीज नोट कर पाए तो चिंता मत करिए, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डायटोमिक थोड़ा सा समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। डायटोमिक या फिर लीनियर पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करते हैं। डायटोमिक आप समझ गए, 2 एटम होना चाहिए। लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम है, लेकिन लीनियर है, सब एक लाइन में है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है ना, तो CO2 का स्ट्रक्चर सब लोग जानते हो, CO2 पॉलीएटॉमिक है क्योंकि 3 एटम है। और डायटोमिक तो भाई बहुत सारे एग्जांपल हैं, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब डायटोमिक एग्जांपल हो गए। और ये सब आइडियल बिहेवियर हम लोग मान रहे हैं, है ना। जो भी डिस्कशन हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में या जो भी आगे बताएंगे वो सब आइडियल गैसेस के लिए है। CO2 हो गया क्या, लीनियर पॉलीएटॉमिक हो गया, है ना, क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पॉलीएटॉमिक है और लीनियर है। तो चलिए आइए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, क्या हो जाएंगे।
तो यहाँ पर भी एक बार हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक्सिस का नाम दे देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप सपोज करो कि आपके पास कोई डाई एटॉमिक गैस है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है ना। तो ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम हो गया, और ये H2 का मॉलिक्यूल हो गया, उनके बीच में एक बॉन्ड बना, ठीक है। तो अब जहां तक ट्रांजिशनल मोशन की बात है, तो ट्रांजिशनल मोशन तो इसका भी भाई तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट दिशाओं में हो सकता है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एक हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा हो सकता है अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा हो सकता है अलोंग जेड एक्सिस। तो ट्रांजिशनल मोशन तो इसका भी तीन अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब इसकी चर्चा करेंगे तो एफ ट्रांस विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है। ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा सबके लिए 3 होगी। नाउ अब हम आते हैं इसके रोटेशनल मोशन के बारे में। तो इसका रोटेशनल मोशन भी हम लोग तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सिस के अबाउट कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जरा पहले एक्स एक्सिस से शुरुआत करो। तो एक्स एक्सिस गौर से पहचानो कि कौन सा एक्सिस है। एक्स एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जिसके थ्रू मतलब ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। अच्छा, जो बात मैं डायटोमिक के लिए कर रहा हूं वही सेम लॉजिक तुम पॉलीएटॉमिक के लिए भी दे सकते हो। यहाँ पे इसी लाइन में एक एटम और जोड़ दो तो लीनियर पॉलीएटॉमिक बन जाएगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट डायटोमिक के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, ये बीच से इसके थ्रू पास हो रहा है। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट ये स्पिन करेगा, है ना, जो ऐसे सपोज करो जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया और इसी में हाइड्रोजन का एटम है इस एक्सिस के अलोंग, है ना, मतलब मॉलिक्यूल है, 2 एटम है। अब ये इसके अबाउट जब रोटेट कर रहा है इस तरह से, है ना, ऐसे जब रोटेट कर रहा है तो इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अबाउट फिर से वही चीज हो रही ना भाई। तुम इसके अबाउट अगर आर निकालोगे, ये एटम है छोटे छोटे, तो इसके अबाउट तुम आई निकालोगे, आर निकालोगे तो बहुत नेग्लिजिबल आएगा, छोटा छोटा आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अभी जो करंट हमने नोमेनक्लेचर दिया है उसमें बात करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसके रोटेशनल मोशन से कोई काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न नहीं होने वाली, ठीक है। कोई काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं होने वाली, ठीक है। बट अगर इसका हम लोग मोशन वाई एक्सिस के अबाउट कंसीडर करें, अगर हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट, जैसे सपोज करो अब ये मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो बेटा ये वाली दूरी, ये तो बॉन्ड लेंथ हो गई ना। अभी तो एटम का रेडियस आ रहा था, लेकिन ये तो क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है ना, और बॉन्ड लेंथ नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट जब इसका रोटेशन इस तरह से स्पेस में हो रहा होगा तो वहां से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। एक्स एक्सिस अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, उसको तुम इग्नोर कर दो क्योंकि आई बहुत छोटा आएगा। लेकिन अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा तो ये डिस्टेंसेस तुम लोगे, है ना, इस एक्सिस से इस पार्टिकल का दूरा, इस एक्सिस इस पार्टिकल की दूरी, तो ये हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ है, ये भी हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ है, तो ये नेग्लिजिबल नहीं है। और उसी तरह से अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने लगे, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होने लगे तो ऐसे केस में भी वही सेम चीज बनेगी, है ना, यहां से कुछ दूरी तुमको लेनी पड़ेगी। तो दो एक्सिस के अबाउट, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सिस के अबाउट, ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस के अबाउट इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। और इसलिए एक डायटोमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक में भी यही सेम केस बनेगा। लीनियर पॉलीएटॉमिक में तुम एक एटम इधर और लगा दो और क्या, वो भी सेम केस, वही सेम सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो डायटोमिक के लिए या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो एक एक्सिस के अबाउट तो इग्नोर हो गए, लेकिन दो एक्सिस के अबाउट होंगे और इसलिए दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दैट मेक्स द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज 3 + 2 = 5, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, ठीक है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब पॉलीएटॉमिक है बट लीनियर नहीं है, मतलब कुछ इस टाइप का शेप है ना, जैसे SO2 होता है या SO3 होता है,
एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं है। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए उसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो SO2 हो गया या SO3 हो गया, ठीक है। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करते हैं, है ना। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लिए जाएं एक बार फिर से, तो ये सपोज करिए हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है। और इसके अलोंग कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, कहीं बना दो, है ना। जैसे लेट्स से एक एटम कहीं भी बना दो, एक एटम यहाँ है ना, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो अब इसको हमें एनालाइज करना है। तो फिर से देखिए क्या है कि जो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, इसका भी ट्रांजिशनल मोशन 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में हो सकता है, हाफ mvx², हाफ mvy² प्लस हाफ mvz², ठीक है। तो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसके लिए भी कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3, ठीक। अच्छा, और रोटेशन के बारे में अगर बात करें तो एफ रोटेशनल। अब रोटेशनल इसके केस में क्या होगा कि भाई कोई भी एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस नहीं है ना। जैसे अगर मान लो इसी तरह से सोच लें तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये दूरी ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये दूरी ठीक ठाक है, तो आर कुछ हो जाएगा, आर हो जाएगा तो आई हो जाएगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से आ जाएगी। तो इसका जो रोटेशन है वो एक्स के अबाउट भी हो सकता है, उससे भी काइनेटिक एनर्जी, हर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। जैसे मान लो आप इसको वाई एक्सिस के अबाउट ले लो, तो वाई एक्सिस के अबाउट ये भी कोई भी एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये किसी लाइन के अलोंग है ही नहीं भाई। वहां क्या हुआ था कि एक लाइन के अलोंग था, तो जिस लाइन के अलोंग था उस लाइन पे स्पिन करने लगे तो उससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये किसी लाइन के अलोंग है ही नहीं, इसको नॉन लीनियर है ये, तो तुम लाइन के अलोंग ला ही नहीं सकते हो। तो एक्स एक्सिस के अबाउट लोगे तो भी कुछ आर मिलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो भी कुछ आर मिलेगा, और जेड के अबाउट लोगे तो भी कुछ आर मिलेगा। आर मिलेगा तो आई मिलेगा, और आई आएगा तो हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसके लिए मतलब तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसके लिए 3 हो जाएगी, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगी 6 के बराबर, ठीक है। तो बेटा देखो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 3, 5, 6 ये बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है। 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर मोनोएटॉमिक, 5 फॉर डायएटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 6 के बराबर, ठीक है। तो 3, 5, 6 ये ध्यान रखना है। और वाइब्रेशनल के बारे में हमें बात करनी होती नहीं है ऑफिशियली, ठीक है। बट अनऑफिशियली अगर कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जहां पर आप सपोज करिए कि अलग से लिखा गया हो, ठीक है, जहां पर आप सपोज करिए कि अलग से लिखा जाए assume vibrational degrees of freedom to be active, ठीक है। तो assume vibrational degrees of freedom to be active, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है कि टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल में वाइब्रेशनल भी जोड़ोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें मैं क्या बताता हूं, एक छोटा सा एक लाइन का फॉर्मूला बता देता हूं, बस उससे तुम्हारा काम सारा सेट हो जाएगा। लेकिन ये काम तभी करोगे जब लिखा गया हो बेटा, ये ध्यान रखना। आईटी में मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर चांस है मान लो, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया कभी, ठीक है। लेकिन पैकेज में कुछ इधर उधर की बुक्स में हो सकता है क्वेश्चन कभी दिख जाए। तो आप ये ध्यान रखो कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब इंक्लूडिंग ऑल का एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल मतलब सभी टाइप के का एक जनरल फॉर्मूला होता है 3 × n। इसमें सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं। अब तुम पूछोगे सर n क्या है, तो n यहां पर होता है द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसमें सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो कभी तुम्हें जब बोला जाए कि अज्यूमिंग मतलब अज्यूमिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव, एक तो तुमने याद कर लिया 3, 5, 6, उससे तुम्हें सारा सवाल करना है। 99% सवाल ऐसा ही होगा। कुछ किसी सवाल में कभी लिख दिया जाए अज्यूमिंग वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू बी एक्टिव, तब तुम सिंपली वहां पे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 3n कर देना, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें सब जुड़ जाएगा, रोटेशनल, ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल, है ना, सब इसमें ऐड हो गया 3n, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है।
तो जैसे आओ एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं छोटा सा। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑफ C2H4 दैट इज इथीन गैस का मॉलिक्यूल। इथीन गैस का अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है सभी मिला करके, है ना। तो बताओ कौन कौन सी कितनी कितनी होगी। तो इथीन का हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले स्ट्रक्चर्स, बहुत आसान सवाल है ना। तो इथीन का एक बार हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इथीन का स्ट्रक्चर आई एम श्योर सभी को पता होगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ गया एक H, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो ये हो गया भाई इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कैसा है, ये है नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो भाई F टोटल की अगर बात कर दें, सिर्फ मुझे F टोटल अगर निकालना होता तो इसमें मुझे 1 2 3 4 5 6 इसकी एटॉमिसिटी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो 6 अगर इसकी एटॉमिसिटी है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 3n कर दूंगा, और 3n कर दूंगा तो मेरे पास 18 आ जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 18। अगर सिर्फ टोटल बताना है तो इतना आंसर हो गया। लेकिन अब अलग अलग सपोज करो पोस्टमार्टम करना है कि किस कौन कौन सा कितना कितना है। तो ये कैसा है, ये है नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, है ना, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। तो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो भैया ट्रांजिशनल जो है वो तो मैंने रट्टा मारा हुआ है कि हमेशा ट्रांजिशनल 3 होता है। और इसके लिए तो मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो रोटेशनल है वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल है 18, ट्रांजिशनल 3 है, रोटेशनल 3 है। तो बट नेचुरल सी बात है कि जो वाइब्रेशनल है उसमें से माइनस कर दो, ये टोटल है, और ट्रांजिशनल 3 है, रोटेशनल 3 है, तो ये 6 हो गए। तो 18 में से 6 घटाओ तो 12 वाइब्रेशनल आ गया। बस इतना ध्यान रखो, लेकिन इसकी बात जल्दी होगी नहीं, ठीक है। या जैसे लेट्स से एक और एटम के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल अगला मैं आपको दे दूं, लेट्स से बी एग्जांपल भी दूं, CO2 के सारे निकालो, सारे है ना। तो हमने तो पहले क्या किया, F टोटल कर दिया। तो F टोटल किया तो 3n होता है F टोटल सभी मिला करके। तो n इसका नंबर ऑफ एटम्स, एटॉमिसिटी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 9। अच्छा, अब इसके बाद CO2 का स्ट्रक्चर हमने मन में जल्दी से सोच लिया एक बार। तो ऐसा होता है, इसको पहचान लिया, लीनियर पॉलीएटॉमिक है। तो लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो ट्रांजिशनल इसके वो तो हमेशा 3 होते हैं। रोटेशनल लीनियर है इसलिए रोटेशनल वाले जो है वो 2 होते हैं। जो एक मॉलिक्यूलर एक्सिस है उसी के अबाउट अगर स्पिन करता है तो उससे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आती है, तो रोटेशनल 2 हो गए। 3 2 5 हैं ये और टोटल है 9। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं चर्चा करूंगा तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 में से 5 घटा देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। और मेनली हमको बेटा 3 5 6 ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी के लिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ा था। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, फिर से ये मैं बता दूं आपको कि ये सारी बातें सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही होती हैं, फॉर आइडियल गैस ओनली। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, each molecule of an ideal gas, ठीक है, each molecule of an ideal gas stores
1/2 kT के, अगर आपको याद आ रहा हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में पढ़ा था, स्टोर्स 1/2 kT, हाफ kT ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर, स्टोर 1/2 kT ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये कर लें हम लोग यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, स्टोर्स 1/2 kT ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। इक्वी पार्टीशन मतलब बराबर बराबर बटना, है ना, इक्वल पार्टीशन हुआ है। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, पहले कंप्लीट कर देते हैं, के फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आइडियल गैस का पार्टिकल जो है वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और हमको वाइब्रेशनल वाला नहीं कंसीडर करना है 99% सवालों में, हमारे लिए 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइडियल गैस वाला जो पार्टिकल है वो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT, 1/2 kT की एवरेज काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके चलता है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पर मॉलिक्यूल, है ना, ईच मॉलिक्यूल स्टोर्स 1/2 kT, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे 1/2 kT की काइनेटिक एनर्जी रखेंगे फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। के यहां पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अब अगर ऐसा है तो हम लोग एवरेज के ई, ठीक है, एवरेज के ई, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं ब्रैकेट में खाली लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा एवरेज, एवरेज के ई पर मॉलिक्यूल, एवरेज के ई पर मॉलिक्यूल को हम लोग लिख सकते हैं एफ फॉर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास उपलब्ध है, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो F इंटू 1/2 kT, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, F kT/2, F kT/2, एवरेज के ई पर मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT की एनर्जी है, ठीक है। F हो गया नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ kT की एनर्जी, तो F kT/2 आ जाएगा। दिस इज पर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन पर मॉलिक्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर हम लोग पर मोल के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो एवरेज के ई, इसका मतलब एवरेज हो गया, ठीक है। एवरेज के ई पर मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के ई ये तो पर मॉलिक्यूल है, तो पर मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पर मॉलिक्यूल हमने निकाला था F kT/2, ठीक है, ये तो एक पार्टिकल के लिए है, तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा, एक मोल के लिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, और Na से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा F इंटू RT/2, क्योंकि अगर आपको याद आ रहा हो गैसियस स्टेट में हमने पढ़ा है कि K इज इक्वल्स टू R/Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K को बोलते हैं, जो कि R/Na के बराबर होता है। तो K की जगह आप R/Na पुट करो तो Na कट जाएगा, तो ये आ जाएगा FRT/2। दिस इज द एवरेज Ke पर मोल, ठीक है। और F की वैल्यू क्या डालोगे, वाइब्रेशनल अगर नहीं बोला गया होगा तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे मोनो एटॉमिक होगा तो F की जगह पे 3 डालना होता है, ठीक है। डाई एटॉमिक है या लीनियर है पॉली एटॉमिक में तो 5 डालना होता है, और नॉन लीनियर है तो F की जगह पे 6 डालना होता है। दिस इज एवरेज Ke पर मोल। अगर तुम्हें याद आ रहा हो एक चीज और मैं तुम्हें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में याद दिलाऊं, तो याद करो जब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था, तो वहां पर हमने बोला था कि एवरेज Ke पर पार्टिकल 3/2 kT होता है, ऐसा हमारे पास आया था, एवरेज Ke पर पार्टिकल 3/2 kT। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये रिजल्ट डिराइव किया था, अगर नहीं याद है तो जाके अपनी कॉपी में एक बार रिवाइज करना। और उस समय मैंने ये पॉइंट बोला था तुम्हें कि
ये जो 3/2 kT है, दिस इज ओनली द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसमें रोटेशनल वाली अभी बेटा जोड़नी बाकी है, तो कब जोड़नी होती है वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, तो वो चीज यही है। और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT क्यों है, ये समझ पा रहे हो? इसलिए 3/2 kT है क्योंकि ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमेशा 3 ही है ना भाई। तो अगर तुम्हें एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, तब तो तुम यहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करोगे, और ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए 3 होता है, सभी के लिए 3 है, तो इसलिए वो 3 kT/2 आ जाएगा। तो इसलिए 3/2 kT आया था। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, और हमने ये पॉइंट नोट किया था कि ऑल द काइनेटिक एनर्जीज डिस्कस्ड अबव आर ओनली ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशनल वाली काइनेटिक एनर्जी थी, और अब यहाँ पे हमने उसमें रोटेशनल वाली भी जोड़ दी है। रोटेशनल वाली हमने देखा मोनोएटॉमिक के लिए कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायएटॉमिक के लिए हमने देख लिया 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो एवरेज केई पर मोल हमारे पास ये चीज आ गई FRT/2। और अब मान लीजिए कभी कि हम लोगों को अगर लेट से सपोज लिखना है द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स अगर हमें लिखना है, तो ये तो बच्चों क्या आया है, 1 मोल के लिए आया है, तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा, इनटू डबल। भाई एवरेज को तुम नंबर ऑफ चीजों से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल आ जाता ना तुम्हारे पास। तो ये 1 मोल के लिए, 2 मोल के लिए डबल, 3 मोल के लिए ट्रिपल। तो n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स हम लोग लिखेंगे NFRT/2। NFRT/2 दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए इस पॉइंट से एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स जो है वो हमने देखा NFRT/2 है। अब इंटरनल एनर्जी वाले वीडियो में हम लोगों ने एक बात छोटी सी डिस्कस करी थी, क्या कि डेल्टा U फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, डेल्टा U फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए ऐसा डिस्कस किया था कि इंटरनल एनर्जी वाले वीडियो में फॉर एन, ये बात किसके लिए हो रही है, आइडियल गैस के लिए हो रही है, ठीक है। तो फॉर एन आइडियल गैस हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था कि जो डेल्टा U है वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा KE के बराबर है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए डेल्टा U इज जस्ट इक्वल्स टू डेल्टा KE, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज करने पर चेंज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने आगे बताया था कि आइडियल गैस का, और ये बात अभी और आगे चल के समझाऊंगा भी, ठीक है, कि आइडियल गैस का जो डेल्टा U है वो हम लोग हमेशा N इंटू CV मोलर इंटू डेल्टा T ऐसे करके लिख सकते हैं। आइडियल गैस के लिए डेल्टा U की वैल्यू हमेशा ये होती है, अभी मैथमेटिकली दिखाया था पिछले वीडियो में, इसको और फिजिकली हम लोग फील भी करेंगे। CV मोलर क्या है, CV मोलर इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो NCVM डेल्टा T ये होता है आइडियल गैस के लिए डेल्टा U का वैल्यू, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर NFRT/2 है बच्चों, है ना, काइनेटिक एनर्जी NFRT/2 है, तो डेल्टा KE क्या हो जाएगा, डेल्टा, जैसे ये वाला ऊपर वाला रिलेशन देखो लिखा हुआ है, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, ठीक है। तो अब डेल्टा KE तुम्हें अगर निकालना होगा तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे, देखो n वगैरह तो कांस्टेंट रहेगा किसी प्रोसेस में, नंबर ऑफ मोल्स तो कंटेनर में फिक्स है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो सकती है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो सकती है। भाई n एक कंटेनर में गैस है, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी भैया, जब तुम टेम्परेचर गर्म ठंडा करोगे ना, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, इसमें R इज कांस्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर गैस के लिए तो कांस्टेंट है ना, मतलब अलग अलग गैस हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा, लेकिन कंटेनर में जब एक कोई गैस है तब तो F कांस्टेंट होगा, और N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा KE को आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला है खाली, है ना, हम लोग लिख सकते हैं NFR/2 इंटू डेल्टा T, ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स है, तो डेल्टा KE विल बी NFR/2,
और टेम्परेचर चेंज करना होगा तो डेल्टा टी लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी खास बात हुई, यहां से n और n कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, और यहां से हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, का फॉर्मूला आ गया F इंटू आर बाय 2। बट प्लीज रिमेंबर, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट ही है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। CV मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय FR बाय 2, ठीक है। तो अगर मोनो एटॉमिक होगा, जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस हुआ, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर तुम मुझसे CV मोलर पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा 3R बाय 2। अगर डायटोमिक गैस के लिए या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है, अगर तुम मुझसे CV मोलर पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा F की जगह 5 पुट करके 5R बाय 2, ठीक है। और अगर तुम मुझसे नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए CV मोलर पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा F की जगह पे 6 पुट करके 6R बाय 2, या फिर इसको 3R भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ